हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट की, यानी हम कह सकते हैं अभिभावक आवेष्टन। ठीक है, तो आवेष्टन की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि देखिए ये जो टॉपिक है वो हम क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा में पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि माता पिता का क्या दायित्व होता है, कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को डेवलप करने में। ठीक है ना। और जहां तक हम यहाँ पे अगर बात करें तो बेस ये है यहाँ का कि हम जो अशक्त बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको डेवलप करने में माता पिता की क्या भूमिका होती है या रहनी चाहिए, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट की, या हम कह सकते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स की, कि क्या दायित्व है, कैसे वो डेवलप करे डिसेबल्ड बच्चों को या फिर सामान्य बच्चों को, दोनों ही हम देखेंगे उनके दायित्वों को। उसको जानने से पहले हम ये समझ ले रहे हैं कि माता पिता क्या है, परिवार में रहते हैं, परिवार का एक हिस्सा है। स्त्री और पुरुष और जो बच्चा है वो एक साथ कहाँ रहते हैं, परिवार में रहते हैं। और क्या होता है, उस परिवार में ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है माता पिता के संयोग के द्वारा। तो परिवार को समझना जरूरी है। इससे पहले हम ये समझे कि पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट यानी माता पिता का क्या दायित्व होता है, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि परिवार क्या होता है। देखिए, इससे पहले वाली मैंने कई वीडियो बना रखी हैं परिवार के ऊपर। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, तो बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि सारे ही जो सब्जेक्ट हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट है ना। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है हर सब्जेक्ट में, चाहे वो सेकेंड ईयर के हो चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो। अभी हम यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। हम बात करें कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आंखें सबसे पहले कहाँ खुलती हैं, तो परिवार में खुलती हैं। परिवार में ही उसका पोषण होता है, नर्चरिंग होती है उसकी, माता पिता के द्वारा बच्चे को खाना पीना, शिक्षा, ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो बच्चे में क्या है, जो सुरक्षा की जो भावना है, वो सेफ फील करता है अपने माता पिता के द्वारा। और जो माता है वो गर्भ में ही बच्चे की देखभाल करना शुरू कर देती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि माता के आहार ठीक ना लेने से या कुछ अदर गतिविधियों के करने से बच्चे पे इस चीज का इफेक्ट पड़ जाता है, जिससे कि बच्चे में किसी तरीके की अक्षमता पैदा हो जाती है। हालांकि ये सारी चीजें नेचर प्रदत्त हैं, यानी भगवान द्वारा दी गई हैं, लेकिन माता की गतिविधियां बहुत ज्यादा मैटर करती हैं बच्चे के लिए, कि बच्चा किस तरीके से ग्रो होगा और किस तरीके से विकसित होगा। तो कुल मिला के माता क्या करती हैं, गर्भ में ही बच्चे को विकसित करना, उसका ध्यान रखना शुरू कर देती हैं। और जो बच्चा है वो वूम में भी बाहर के इन्वायरमेंट को क्या कर रहा होता है, ले रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो अंदर डेवलप हो रहा होता है माता के। ठीक है ना, डेवलपमेंट हो रहा होता है। देखिए, इस तरीके से डेवलपमेंट होने के बाद में अगर हम बात करें, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसमें कई तरीके के मेंटल डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकली डेवलपमेंट होते हैं, या इमोशनली वो डेवलप करता है, या सोसाइटी में रहकर वो सोशली डेवलप करता है। लेकिन ये जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर परिवार का बहुत बड़ा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है ना। मतलब बच्चा जो सोच रहा है, उसका पहनावा, उसका जो बोलने का तरीका, या माता पिता की तरह दिखना, तो कुल मिला के परिवार का प्रभाव बहुत बड़ा होता है बच्चे पे। अब अगर हम देखें तो जो परिवार है वो एक तरीके से पहली पाठशाला कही जाती है। बच्चे को जो पहली शिक्षा मिलती है, बच्चा जो सबसे पहले सीखता है वो परिवार से ही सीखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो परिवार है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है बच्चे के जीवन पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे। परिवार है वो क्या है, समाज का हिस्सा है या सोसाइटी का हिस्सा है। और जो परिवार है उसमें कौन होगा, एक तो माता पिता होंगे और संतान होगी। और ये भी रूल है कि जो संतान है और जो माता पिता है उसमें रक्त का संबंध होना चाहिए, यानी ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तभी वो फैमिली कहलाती है। और एक आइडल परिवार जो है वो एक छोटा परिवार कहा गया है। ठीक है ना। तो जो परिवार है उसमें रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जिससे कि हम परिवार को डिफाइन करते हैं कि माता और पिता और जो बच्चे होते हैं उनमें आपस में खून का रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि अगर अलग से कोई अडॉप्ट कर लेता है तब भी सोसाइटी या समाज द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, फैमिली में आती हैं, परिवार में आती हैं। अब उसके बाद अगर हम कुछ परिभाषाओं को देख लें परिवार की, तो हमारे सामने आती है एक मैकाइवर की, और दूसरी हमारे सामने आती है क्लेयर की। मैकाइवर कहते हैं कि परिवार क्या है, परिवार स्त्री और पुरुष का लैंगिक संबंध है। मतलब स्त्री और पुरुष एक साथ लैंगिक संबंध बनाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, किसी बच्चे या संतति को उत्पन्न करेंगे और बच्चे के विकास में अपना योगदान देंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के परिवार एक छोटा
सामाजिक रूप है, उसके बाद में समाज के बाद विद्यालय आता है और विद्यालय के बाद कौन आता है, हमारा समाज आ जाता है, हमारी सोसाइटी आ जाती है जो हम देखते ही हैं अपने आसपास में। लेकिन सबसे छोटा रूप कौन सा कहलाएगा, सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाएगी, परिवार कहलाती है। और ऐसे डेवलप करते करते चरणों से निकलते निकलते बच्चा कहां पहुंचता है, असल वाला जो समाज है, जो सोसाइटी है, जो दुनिया है, उसमें पहुंचता है। ठीक है ना। अब जो मैकाइवर है उनकी डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी कि स्त्री पुरुष के लैंगिक संबंध होंगे और क्या होगा, बच्चे को पैदा करने का और उसको पालने की जिम्मेदारी माता पिता पे या परिवार पे होती है। अब क्लियर की हम बात करें तो क्लियर कहते हैं कि परिवार क्या है, परिवार में माता पिता और बच्चे के संबंध विद्यमान होते हैं, मतलब एक साथ एक घर में रहते हैं। इतनी चीजें किसने कही, क्लियर ने कही। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी हम समझेंगे धीरे धीरे कि रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वरना देख तो आप पहले वाली वीडियोस में भी सकते हैं कि परिवार किसे कहते हैं। अब हम बात करें विशेषताओं की, यानी परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करें सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि संसार में आप कहीं भी जाएंगे आपको इसी तरीके से परिवार की संरचना देखने के लिए मिलेगी। आप किसी भी देश में चले जाएंगे तो क्या है, आप वहां पे देखेंगे कि फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है कि माता है, पिता है और बच्चा है, तो ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। दुनिया के हर कोने में इसी तरीके से फैमिली यानी परिवार का कॉन्सेप्ट रहता है। और बच्चे के डेवलपमेंट में दोनों की उतनी ही भूमिका होती है, एक माता और एक पिता की। तो यानी क्या, ये यूनिवर्सल है जो हमारी फैमिली है। फिर हम साथ में बात करें सीमित आकार की। जो परिवार है वो आइडल, अगर हम परिवार की बात करें, अभी मैंने कहा ही था, उसके लिए एक वाक्य भी बहुत ज्यादा यूज होता है जिसमें हम कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। हालांकि जो परिवार है, जो भारतीय परिवार है, उसमें बहुत ज्यादा भी बच्चे होते हैं लोगों के, लेकिन एक जो आइडल परिवार कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम मतलब संयुक्त परिवार में देखें वो एक अलग चीज है। लेकिन एक जो एकल परिवार है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो मेन परिवार कहा जाता है वो एकल परिवार को ही कहा जाता है। तो उसमें क्या है, एक सीमित आकार होता है ना, कम लोग होते हैं, माता पिता और बच्चे होते हैं उसमें, तो वो क्या है, एक सीमित आकार के रूप में काम करता है जो परिवार है। साथ में हम बात करें उत्तरदायित्व, तो हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का अपना उत्तरदायित्व होता है, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि माता क्या करेंगी, पिता क्या करेंगी, और जहां तक घर का एक मुखिया भी जरूर होता है परिवार में। ठीक है ना, मतलब कोई हेड होगा परिवार का जो ये देखेगा कि किस तरीके से हमें व्यवस्था चलानी है। साथ में हम देखें तो सामाजिक संगठन केंद्र है। मतलब सामाजिक संगठन का केंद्र क्यों है, क्योंकि परिवार सबसे छोटी इकाई है और परिवार से मिलकर ही समाज बन रहा है। तो जब परिवार बनेंगे तभी क्या होंगे, समाज का हमारे निर्माण होगा। छोटे चैप्टर्स से मिलकर बड़ी बड़ी इकाइयां बन रही हैं, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे परिवार मिलाके हमारा समाज बन रहा है। इसलिए जो परिवार है वो केंद्र में है। अगर परिवार नहीं होंगे तो हमारे समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करें तो सामाजिक गुणों का पलना, तो यानी जो बच्चे हैं वो जो गुण सीखते हैं, जो वैल्यू सीखते हैं, जो नैतिकता सीखते हैं, वो सब कहां सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं। देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे की जो इनिशियल एज होती है, जो शुरुआती अवस्था होती है, उसी में ही बच्चे का क्या हो चुका होता है, विकास हो चुका होता है। लगभग 6 वर्ष तक बच्चे का विकास हो चुका होता है। उसके बाद वो विद्यालय में जाता है या समाज में जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चे का जो विकास है, वो सबसे ज्यादा जो विकास बच्चे का होता है, लगभग 90 से 95% तक बच्चे का विकास क्या कहते हैं, जो इनिशियल एज है 5 से 6 वर्ष तक बच्चे का विकास हो चुका होता है। ठीक है ना। तो माता पिता को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक भूमिका में देख लेते हैं परिवार क्या है। फिर अगर हम बात करें तो जन्मजात प्रवृत्तियां, यानी बच्चे में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं लव, फियर, एंगर, ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है वो अपने परिवार के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, ज्यादा स्नेह महसूस करता है, क्योंकि आपस में संबंध जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो बच्चा है या उसके जो माता पिता है उनका डीएनए सेम होता है। तो इस वजह से क्या है, कुछ ऐसे गुण हैं बच्चे में माता पिता के, जिससे कि वो क्या है, अपने परिवार के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहा है। उसके अंदर ये चीज, ये जो भावना है वो है कि वो अपने परिवार के साथ ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है उनके साथ रहकर। अब हम बात करें स्थायी संस्था। स्थायी संस्था की बात करें, देखिए समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो परिवार से ही मिलकर बना है, और स्थायी संस्था का मतलब है ये कभी खत्म ना होने वाली। कभी खत्म ना होने वाली का मतलब ये है कि समाज है हमारा ये पूरा, और जब तक समाज का कॉन्सेप्ट रहेगा, जब तक हमारा समाज रहेगा दुनिया में, तब तक कोई भी जो है वो परिवार का
कॉन्सेप्ट खत्म नहीं कर सकता। यानी परिवार तब तक रहेगा अस्तित्व में जब तक समाज रहेगा, क्योंकि समाज का निर्माण कौन कर रहा है? परिवार कर रहे हैं। परिवार को अपनी अपनी भूमिकाएं दे दी गई हैं। बच्चों को क्या है? पालन पोषण करने के लिए दे दिया गया है अपने अपने परिवार को, ताकि कल को वो समाज या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ भला कर सके। इतनी चीजें आपको आई होप समझ आई होंगी। ये हम परिवार की भूमिका को देख रहे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं परिवार के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है शारीरिक विकास में। देखिए शारीरिक विकास का मतलब यह है बच्चों के शारीरिक विकास में जो परिवार है उसकी भूमिका है। क्यों? क्योंकि बच्चे का पालन पोषण है, बचपन से ही बच्चे को खाना खिलाना है, पिलाना है, ये सारी चीजें क्या है? पालन पोषण बच्चे का किया जाता है कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए और अपनी जो सेफ्टी है या अपनी रक्षा या खाने पीने का या जीविकोपार्जन जो भी है वो कर सके। देखिए ये अलग हम देशों की बात करें तो पालन पोषण का कॉन्सेप्ट या हम कह सकते हैं जो लोग होते हैं वो अलग किसी केयर टेकर को भी दे देते हैं। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो गरीबी रेखा बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे बच्चे के पालन पोषण का जिम्मा जो है वो एक माता पिता के ऊपर ही आता है, जिससे कि जो बच्चों का पालन पोषण है वो माता पिता ही करते हैं। साथ में माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को खाना खिलाना पिलाना है और कह सकते हैं उनकी देखभाल करना है, या बच्चे बीमार हो जाते हैं उनका इलाज करना है और उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षित करना है, ताकि वो क्या कर सके? अच्छे से शिक्षा ले सके और अपना जीविका जो है वो कमा सके और समाज के लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हो सके, समाज के लिए अपना योगदान दे सके। पूर्ण करता है, अपने माता पिता को देखता है कि वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो वो जब इन सारी क्रियाओं को देखता है तो उसका शारीरिक विकास भी अपने आप शुरू हो जाता है। ठीक है ना? अब हम बात करें तो मानसिक विकास की। देखिए मानसिक विकास में क्या है? इसमें मानसिक विकास तब होगा जब जो माता पिता हैं वो बच्चे के सामने जो है वो ऐसी सिचुएशन रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ किसी चीज की तरफ इशारा किया और आपने उस बच्चे को उठा के दे दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चा फिर खुद से स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, है ना? अब जैसे हम बात करते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है, तो देखिए सभी बच्चों को हमें एक समान नर्चरिंग देनी है। अब जो बच्चे होते हैं जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं या जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आपको उन्हें अलग से केयर नहीं देनी है, आपको उन्हें अलग से एक ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक सामान्य बच्चा पलता है परिवार में, वैसे ही हमें जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो असक्षम अशक्त बच्चे हैं, उनको उस तरीके से ही हमें पालना है, उन्हें बात बात में रोकना नहीं है। देखिए फैमिली के द्वारा ही बच्चे को रोका जाता है या उन्हें कामों को करने के लिए मना किया जाता है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जिससे कि उनमें हीनता की भावना आ जाती है। अब जैसे हम लोगों ने एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी थी, मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें वो कहते हैं कुछ स्टेजेस देते हैं, 8 स्टेजेस उन्होंने दी हैं लगभग, जिसमें वो कहते हैं सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऐसे ही सेकंड आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ऐसे ही इनिशिएटिव वर्सेस डाउट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने 8 स्टेजेस ऐसे दी हैं। तो वो ये कहते हैं कि बच्चे की हर एक अवस्था में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि द्वंद होता है कि वो पॉजिटिव साइड जाएगा या नेगेटिव जाएगा। तो पेरेंट्स का ये काम है कि वो बच्चे को पॉजिटिव साइड जाने में हेल्प करें। लेकिन जो हमारे अशक्त लोग होते हैं, जो हमारे डिसेबल्ड लोग होते हैं, माता पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं या उनके डेवलपमेंट में रोक लगाते हैं कि बच्चे को कहते हैं कि तुम यहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग क्या है? बच्चे नेगेटिव साइड में चले जाते हैं और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या अशक्त बच्चे हैं या फिर हम कह सकते हैं जो भी असमर्थी बच्चे हैं, वो क्या है? अपने डेवलपमेंट में पीछे खिंच जाते हैं, वो समाज से भागने लगते हैं, उनके अंदर हीनता की भावना आ जाती है, उन्हें लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो सामान्य बच्चों की तरह ही जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको पालें, ताकि कल को बच्चे को कोई हीनता की भावना ना आए, वो समाज में निकलने से कतराए नहीं, है ना? वो मतलब ऐसा ना हो कि वो इंट्रोवर्ट हो जाए, उन्हें किसी से बात करने में या किसी के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और साथ में माता पिता को ये ध्यान रखना है कि बच्चों को बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर किसी तरीके की अक्षमता है तो उनको और ज्यादा मतलब केयर नहीं देना, उनको अपने आप से काम के लिए इनिशिएट करने देना, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, खुद से क्रियाओं को करना सीख सके। भले ही थोड़ी मदद या थोड़ी सहायता की जरूरत होगी उनको, लेकिन उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह पालना चाहिए, जिससे कि उन्हें
किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आगे जाके। अब क्योंकि उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, माता पिता को भी इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हर बच्चा एक समान है, ये चीजें हमें पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं मानसिक विकास, तो हमने देखा ही है कि बच्चे को आप क्या करेंगे, हर बच्चे को, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो चाहे वो सामान्य बच्चा हो, परिवार द्वारा क्या दिया जाएगा, हम इंद्रियों पे काम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनकी इंद्रियों को ट्रेंड करेंगे, जिससे कि ऐसे अलग अलग सिचुएशन हम बच्चे को देंगे कि वो उस परिस्थिति से खुद को निकाल सके, है ना। तो ये सारी चीजें माता पिता द्वारा की जाएंगी। और अगर हम साथ में बात करें तो परिवार में रहकर बच्चा भाषा सीखता है, बहुत सारी क्रियाएं करना सीखता है, जिससे कि उसके चिंतन का विकास होता है। जब उसके पास भाषा आती है तो वो चिंतन करना, सोचना शुरू करता है। और हम परिवार में बात करें तो जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो बच्चे को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जहां तक हम बात करें तो भारतीय परिवारों में ये ज्यादा देखा जाता है कि बच्चों को क्या किया जाता है, कहानियां सुनाई जाती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि अगर तुम ईमानदार नहीं होगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम सच बोलोगे तो क्या होगा। तो बच्चा उस चीज पे सोचता है, चिंतन करता है, जिससे कि जो उसका मेंटल लेवल है, उसका जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वो डेवलप होती है परिवार में। और जो बड़ा परिवार है वो बच्चे के विकास में ज्यादा योगदान देता है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों से बातचीत करता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सामाजिक विकास की, तो परिवार में बच्चे का सामाजिक विकास भी उचित तरीके से होता है, क्योंकि परिवार में उसे इन्वॉल्वमेंट मिलता है सामाजिकता का। हम देख ही रहे हैं कि समाज का छोटा रूप है परिवार, तो परिवार में बच्चे को इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, उसे प्यार मिल रहा है, उसे सहानुभूति मिल रही है। और जब बच्चे को जिस तरीके का माहौल मिलता है वो उस तरीके से ही समाज में डेवलप होता है, उसी तरीके की समाज में हरकतें करता है। अब बच्चे ने गाली देते सुना तो वो समाज में गालियां देगा, क्योंकि ये जो है वो परिवार पे डिपेंड करता है। बच्चे की जो लैंग्वेज है, बच्चे का पहनावा, बच्चे के बोल जो है वो पूरी तरीके से परिवार पे डिपेंड करते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो कुल मिला के सामाजिकता बच्चे को कहां से आ रही है, बच्चे को पूरी तरीके से समाज से आ रही है, जिससे कि क्या है, बच्चे में समायोजन की भावना आ रही है, वो एडजस्ट करना सीख रहा है। हम असक्षम बच्चों की बात करें तो उसे पहले से ही इस बात के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए माता पिता को, जिससे कि वो क्या कर सके, एक दूसरे की सहायता करना सीख सके, वो सही गलत में फर्क समझ सके, है ना। मतलब माता द्वारा या पिता के द्वारा, माता क्या कही जाती है, प्रथम गुरु कही जाती है, तो माता द्वारा ये बच्चे को बताना चाहिए कि कोई लड़का या कोई लड़की नहीं है, कोई अंधा या कोई बहरा नहीं है। मतलब हमें केयर किस तरीके से करनी है, सहानुभूति नहीं देनी है। जो असक्षम बच्चे हैं, बताना है सामान्य बच्चों को भी, माता पिता को, या जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी, उन्हें भी बताना है कि हमें किस तरीके से इनिशिएट करना है। साथ में माता पिता को सामाजिक होने के अवसर देने हैं। वैसे देखिए, जो माता पिता गांव में रहते हैं उधर ज्यादा सुविधा हो नहीं पाती है, वहां पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन देने के लिए जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो माता पिता को अपने बच्चों को गांव से शहर की तरफ भेजना पड़ता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है कि माता पिता के पास कोई समस्या है, तो वो बच्चे को डेवलप करने में अपना पूरा सहयोग दें, और साथ ही ये देखें कि जो बाड़ियां होती हैं, वो जो जिसमें बच्चे खेलते हैं, तो अगर वो गांव में ऐसी व्यवस्था है बाल बाड़ियों की, तो बच्चे को वहां जाके इनिशिएट करने दें। साथ जो डिसेबल्ड बच्चा है वो लोगों के साथ रहेगा, घुलेगा मिलेगा, बातचीत करेगा, तो उसमें जो संवेदनाएं हैं उनका विकास होगा, और वो फेस करना सीखेगा चीजों को, है ना। तो मतलब एक तरीके से उसे मेंटेनेंस आएगा, वो समझ पाएगा कि सोसाइटी या समाज में जीते कैसे, है ना। उसमें सामाजिकता की भावना का विकास होगा, संयोग की भावना का विकास होगा। बच्चे जब एक साथ भी रहते हैं फैमिली में, तब भी क्या है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मम्मी कह रही हैं, वो दायित्वों को सीख रहा है ना, सामाजिकता सीख रहा है। साथ में हम बात करें सांस्कृतिक विकास की। देखिए संस्कृति क्या है, देखिए जो संस्कृति है हमारी, वो परिवार के जो सदस्य हैं उनके आचरण पे डिपेंड करती है कि किस तरीके का रहन सहन होगा, कैसा खान पान होगा। हम इंडिया के अलग अलग जगहों पे देखते हैं, अलग अलग कल्चर है, कल्चर का मतलब अलग अलग संस्कृति है, हर जगह का अलग पहनावा है, अलग बोली है, अलग खाना है। तो क्या है, वहां की संस्कृति अलग है, वहां के लोगों का आचरण अलग है, पहना मतलब रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। तो क्या है, वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। साथ में वहां के क्या रीति रिवाज है, वहां की क्या मान्यताएं हैं, वहां के क्या रूल्स हैं, वैल्यूज क्या हैं, वो सब बच्चा सीखता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिससे कि क्या है, वो अपनी जो संस्कृति है उसको कैसे संरक्षित रखना है, परिवार का दायित्व है कि इस बात से भी उसे परिचित करवाना है कि हमें अपनी संस्कृति को कैसे संरक्षित करना है और उसे कैसे आगे बढ़ाना है। इस बात को आप समझा सके, एक परिवार जो है, एक माता पिता जो है, वो बच्चे को इस बात से इंट्रोड्यूस करवा सके। फिर हम बात करें आध्यात्मिक विकास की। देखिए जो भारत देश है वो
धर्म प्रधान देश है, तो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और बच्चा जिस तरीके के परिवार में रहता है उसी धर्म को क्या करता है, उसी धर्म का अनुकरण करता है, उसी धर्म को मानने लगता है। और अनुकरण करने के बाद जब उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे वो उन चीजों को समझता है कि धर्म क्या है, बड़े होके वो बिल्कुल प्रॉपर मैनर में उसको समझ लेता है, फिर वो उसी पर अनुसरण करता है, उसी वो जो ईश्वर है उन पे मान्यता रखता है, फिर वो उन्हें मानने लगता है। इस तरीके से बच्चे का आध्यात्मिक विकास होता है। साथ में हम बात करें नागरिकता का विकास, देखिए जो नागरिकता है उसका विकास सबसे पहले जो माता प्यार दुलार करती हैं, वो अगर जो पापा हैं वो थप्पड़ मार रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो इन सब सारी चीजों से क्या हो रहा है, बच्चे को अपने कर्तव्य समझ में आ रहे हैं, बच्चे को दायित्व समझ में आ रहे हैं, उसमें डिसिप्लिन आ रहा है। वो क्या है, कुल मिला के समाज में, सोसाइटी में जाने से पहले उसे एक तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है, उसे एक तरीके से पूरा प्रॉपर इंसान बनाया जा रहा है ना। तो कुल मिला के क्या है, उसमें नागरिकता का विकास होता है, जिसमें परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम फटाफट से देखते हैं कि जो परिवार है उसके दायित्व क्या है। उसके दायित्व को देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि असक्षम जो बच्चे होते हैं उनके प्रति जो फैमिली है, जो परिवार है, उसके क्या दायित्व हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि जो फैमिली है उसके क्या दायित्व होते हैं और जो असक्षम बच्चे हैं उनके लिए परिवार के क्या दायित्व हैं। देखिए, कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि उसके बच्चे की कोई हंसी उड़ाए या मजाक उड़ाए। इस वजह से माता पिता जो असक्षम बच्चे होते हैं उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो असक्षम बच्चे हैं वो भी सक्षम हो सकते हैं अगर हम प्रयास करें, प्रयत्न करें। तो इसीलिए क्या है, हम परिवार के दायित्वों को भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हर फैमिली चाह रही है, मतलब जो सामान्य बालक है उसके भी परिवार चाहता है कि उसके अच्छे दोस्त बने, उसकी तारीफ हो। तो इसीलिए क्या है, ये जो समावेशी शिक्षा है कुल मिला के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई छात्र हो, उन सभी पे एक सकारात्मक सोच डेवलप करती है, खुद के भी प्रति और दूसरों के प्रति भी सकारात्मक सोच का विकास होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। सक्षम बच्चे, उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, अभी मैंने बताया था, और वो धीरे धीरे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, उन्हें समाज से दूर रहना पड़ता है। तो माता पिता को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा ध्यान रखें। देखिए, आजकल क्या है, माता पिता को लगता है कि हमने स्कूल में डाल दिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म। वही टीचर्स जो हैं वो अपनी पूरी भूमिका निभाते नहीं हैं, तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और जहां तक जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके माता पिता को ध्यान देने की और ज्यादा जरूरत है, और उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो टीचर्स हैं दोनों को ही ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए दोनों का बेहतर होना जरूरी है और खासकर माता पिता का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब हम फटाफट से जान लेते हैं कि माता पिता का क्या दायित्व होना चाहिए, जो कि वो अपने बच्चे का विकास अच्छे से कर पाए। और जहां बच्चे को टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही ऐसे मिल गए जो बिल्कुल एक्टिव हैं, तो फिर चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो, किसी भी तरीके की समस्या वाला बच्चा हो, या फिर जो सामान्य बच्चा हो, वो अच्छी तरीके से डेवलप कर पाता है और एक अच्छी पर्सनैलिटी निकल के आती है। अब अगर हम बात करें जो परिवार के दायित्व हैं, यानी परिवार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें हम बात कर सकते हैं कि वे अपने बच्चों को क्या कर सके, हम उम्र के साथ अनेक क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित या मोटिवेट कर सके। देखिए, जो भारतीय परिवार है उसमें क्या होता है कि लोग अपने बच्चे को जो सभ्य कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि बाहर बच्चों के साथ मत खेलो, इधर उधर मत घूमो। तो ऐसे में क्या है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बच्चा जितने ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन रखता है, जितने ज्यादा लोगों से मिलता है, उतना ज्यादा बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो परिवार के जो सदस्य हैं, जो माता पिता हैं, जो बच्चे की नर्चरिंग कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उनका दायित्व ये होना चाहिए कि वो बच्चे को अपने पीयर ग्रुप के साथ में, अपने जो एज के ग्रुप के लोग हैं उनके साथ खेलने के लिए मोटिवेट करे, वो होके बैठा ना रहे। तो कुल मिला के क्या है, जो माता पिता हैं उन्हें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। साथ में हम बात करें जो दोस्त हैं, जो संगी साथी हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके साथ मेल जोल बढ़ाने में भी मदद करनी चाहिए। यानी आसपास जो लोग हैं, जो मतलब मेहमान आ रहे हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत करना है, या कोई नया इंसान आया है उससे बातचीत करने में, तालमेल बैठाने में, एडजस्ट करने में बच्चे को दिक्कत ना हो, उसमें इंट्रोवर्ट जैसा कुछ ना हो, वो हर एक व्यक्ति के साथ समायोजित करना सीख ले। ठीक है ना, जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा डेवलपमेंट। और इस चीज का कौन ध्यान रखेगा, पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम ये देख रहे हैं सभी बच्चों की प्रोस्पेक्टिव में, अभी हम असक्षम बच्चों के विषय में भी देखेंगे। अब देखिए क्या है,
लक्ष्य निर्धारित करते समय देखिए पेरेंट्स को पता होता है कि हम अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, कि बच्चा क्या करेगा, बच्चे के क्या इंटरेस्ट हैं या वो आगे जाके क्या करेगा। तो बच्चे के विषय में जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, किस तरीके की शिक्षा देंगे, तो वो जो टीचर्स हैं टीचर्स से लगातार सलाह लेते रहेंगे और किसी ऐसे शिक्षक को देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे कि हमें अपने बच्चे के विकास के लिए या उसकी नर्चरिंग के लिए या उसके लिए उसकी जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं वो मेरा प्रोस्पेक्टिव ठीक है या नहीं ठीक है। तो क्या करना है, टीचर्स से सलाह लेते रहना है निरंतर। और आपको ये भी देखना है कि उसे टीचर्स प्रॉपर मिले हुए हों, ऐसे हों जो उसे सच में शिक्षित करते हों और उसे आगे और आपके बच्चे को आगे बढ़ाने में सहायता करते हों, है ना। कोई डिसेबल्ड बच्चा है, जो असक्षम या अशक्त बच्चा है या किसी तरीके की समस्या वाला बच्चा है, आंख ना उड़ाते हों, है ना। इस तरीके के टीचर्स होने चाहिए। फिर जो रूल एंड रेगुलेशन है वो भी पता होने चाहिए पेरेंट्स को कि इंक्लूसिव एजुकेशन किन किन चीजों पे काम करती है या इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे वर्क करती है या क्या क्या प्रावधान है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके, ये सारी चीजें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। साथ में हम बात करें तो शिक्षक और जो परिवार है उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो क्या कर सके, समाहित शिक्षा प्रदान कर सके और बच्चा जो है वो अधिगम को बढ़ावा दे सके, बच्चे के अधिगम को बढ़ावा दे सके कि बच्चा क्या कर सके, प्रत्येक स्थिति में सीख सके और उसकी स्थिति के अनुसार ही जो टीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बढ़ावा देंगे, उसके अनुसार ही उसे एजुकेशन मिलेगी। फिर पता है वो क्या है, विद्यालय से संपर्क बनाए रखेंगे कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर मेरे बच्चे किस तरीके की मतलब किस तरीके से विकसित हो रहे हैं या क्या क्रियाकलाप हो रहा है या क्या एक्टिविटी हो रही है, लगातार वो मतलब जो है टीचर्स से संपर्क बनाए रखेंगे, विद्यालय से संपर्क बनाए रखेंगे, जिससे कि क्या है बच्चे का जो डेवलपमेंट है, कितना सीख लिया है बच्चे ने, कैसे सीख लिया है, वो सब पेरेंट्स को पता होना चाहिए। जो आधार है, एक तरीके से वकील का काम करना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी फैमिली के ऊपर होती है। हालांकि जो भारतीय परिवार है उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चे पे कि उनको एक बार एडमिशन करवा दिया फिर भूल गया कि बच्चा कहीं पढ़ता भी है। अगर कोई टीचर शिकायत करता है तब भी जो है उनको ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, अरे ठीक है बच्चा है समझ जाएगा। तो इस तरीके की चीज अगर आप बच्चे के साथ कर रहे हैं तो क्या है, बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो उचित तरीके से विकसित नहीं हो सकता है। और खासकर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको उचित देखभाल की जरूरत या फिर सहायता की जरूरत होती ही है। अब साथ में हम बात करते हैं तो जब आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे तो आप टीचर्स से तो सलाह लेंगे, साथ में कुछ दूसरे लोगों से भी जो उचित सलाह वाले आपको लगते हो उनसे भी क्या करेंगे, पेरेंट सलाह लेंगे, विचार विमर्श करेंगे, 2-3 लोगों से आप बात करेंगे कि हाँ ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है कि नहीं है। ऐसा नहीं है आपने सोचा और फटाफट से अप्लाई कर दिया बच्चे पे, आप 2-3 लोगों से उस चीज की जानकारी भी लेंगे। उसके बाद हम बात करें तो अभी हमने कहा कि बच्चे का वकील होना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या मतलब हम किस तरीके से बच्चे को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, बच्चे में किस तरीके से इस चीज का विकास कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद से आत्मनिर्भर हो जाए, खुद की जीविका कमाना सीख ले, खुद से खुद की रक्षा कर सके। इस तरीके की चीजें हम बच्चे में किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। देखिए जो परिवार है उसका रोल बहुत बड़ा है अपने आप में, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें तो रुचियों और क्षमताओं और कमियों को जानना कि देखिए एक अभिभावक होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते ये पता ही होना चाहिए कि बच्चा किस बात से दुखी है या उसे क्या चीज चाहिए और उसको संतुष्ट करना, देखिए एक लिमिट में रह के, क्योंकि डिसिप्लिन सिखाना भी परिवार का ही फर्ज होता है, बच्चे को उचित तरीके से डेवलप करना परिवार का फर्ज होता है, माता पिता का फर्ज होता है। तो वो रुचियों का यानी जो इंटरेस्ट है उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो योग्यताएं हैं, उसकी जो नीड्स हैं, उन सभी नीड्स को पूरा करना फैमिली का कर्तव्य होता है। तो क्या करेंगे, उसके इमोशंस का ध्यान रखेंगे, उसके साथ खेलेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे माता पिता, जिससे कि क्या है उसमें जो भी चीजें हैं वो डेवलप हो पाएंगी, जो इमोशंस हैं वो ठीक से डेवलप हो पाएंगे और उनमें सामाजिकता की भावना भी डेवलप हो पाएगी और उनमें जो मोरालिटी है और लोगों के साथ जो संपर्क करना है या लोगों के साथ जो इंटरेक्शन करना है उस चीज की भावना बच्चे में डेवलप हो पाएगी। अब साथ में जो विद्यालय की क्रियाएं हैं उसको भी देखना चाहिए, जैसे कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये चीज भी विद्यालय में जाके पेरेंट्स को समय समय पर देखनी चाहिए कि बच्चे को कैसे सिखाया जा रहा है, किन किन माध्यमों से सिखाया जा रहा है,
इस चीज के प्रति भी जो हमारे अभिभावक हैं वो सतर्क होने चाहिए कि क्लासरूम में बैठ के टीचर सो तो नहीं रहा है, वो हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। इस बात की पूरी जिम्मेदारी कौन रखेगा? अभिभावक रखेंगे। बात करें असक्षम बच्चों के प्रति परिवार के क्या दायित्व है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। पहले बात होती है स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति का मतलब होता है आप एक्सेप्ट कर सके कि आपके बच्चे के अंदर ये कमी है। आप खुद से जब इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और तो फिर आप उस बच्चे को भी समझा सकेंगे, उस बच्चे को भी उस तरीके से डेवलप कर सकेंगे कि हाँ क्या है, उसमें कोई अक्षमता नहीं है, क्योंकि उस चीज में उसे सक्षम किया जा सकता है। वो भी समाज का एक नागरिक है और वो भी क्या है, अपने हिसाब से अपनी जीविका कमा सकता है। तो कुल मिला के पहले स्वीकार करना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, माता पिता द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि हम अलग से भी देखते हैं, जो बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं या उनमें किसी तरीके की समस्या होती है, तो सबसे पहले तो माता पिता द्वारा ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो माता पिता का बच्चों को स्वीकारना, उनकी जो डिसेबिलिटी है उनको स्वीकारना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे अवगत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी जल्द पहचान करना जरूरी है कि बच्चे को किस तरीके की अक्षमता है या किस तरीके की समस्या है, या ये चल नहीं पा रहा है, ये तो बोल नहीं पा रहा है, या ये सुन नहीं पा रहा है। तो उसकी पहचान जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी बच्चे की नर्चरिंग उतनी ही बेहतर होगी और उतनी जल्दी हो सकेगी। साथ में हम बात करें तो टाइम टाइम पे बच्चे का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करना भी किसका काम होता है? पेरेंट्स का काम होता है। माता पिता को हर चीज बच्चे से पूछनी है कि टीचर्स ने आज उसे कैसे सिखाया, क्या सिखाया, उसकी होमवर्क में उसकी हेल्प करना और उससे ये पूछना कि किस तरीके से सीखा है। मतलब बातों बातों में उसका इवैल्यूएशन करना माता पिता का फर्ज होता है। साथ में क्या है, छुपा कर ना रखना। देखिए जितनी चीजें अगर आप छुपाएंगे, एक माता पिता पेरेंट्स होने के नाते, यानी माता पिता अगर चीजों को छुपा लेते हैं कि बच्चे में ये समस्या है, तो उतनी ही ज्यादा आगे जाके उसे दिक्कत होती है, क्योंकि माता पिता हमेशा ही साथ नहीं रहने वाले हैं। आगे जाके बच्चे को ही समाज या सोसाइटी को हैंडल करना है, तो माता पिता का ये फर्ज है पहले खुद से एक्सेप्ट करें और बाद में क्या है, सोसाइटी को भी बताएं कि इस तरीके से समस्या है, या हम कह सकते हैं इस तरीके से बच्चे की कंडीशन है, तो उसे बढ़ाने में, उसे विकसित करने में वो भी हेल्प करें। तो देखिए समाज के प्रति एक्सेप्टेबल तो तब होगा ना जब समाज उसको समझ पाएगा, उसको देखेगा, है ना, मतलब उसके साथ रहेगा, उसके इमोशन समझ पाएगा। तो इस बात से ना डरें कि लोग हंसेंगे या क्या कहेंगे। तो एक माता पिता होने के नाते आप क्या करेंगे, छिपा कर नहीं रखेंगे, समाज या सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ बच्चे में इस तरीके की डिसेबिलिटी है या अक्षमता है। साथ में हम बात करें तो प्रोत्साहन देना, सबसे पहले पेरेंट्स का काम होता है बच्चे को मोटिवेट करना कि अगर कोई अक्षमता है भी तब भी वो सक्षम हो सकता है। इस बात के लिए उसे मोटिवेट करते रहना कि नहीं बेटा ये कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी तुम अच्छा कर सकते हो, या बच्चे को कई तरीके के उदाहरण से समझाना। जो स्टीफन हॉकिंस थे वो कैसे थे, या आइंस्टाइन, या जो हमारी हेलन किलर थी, तो इस तरीके के जो लोग थे उनका उदाहरण देके बच्चे को समझाना, उसे मोटिवेट करना, किसके द्वारा? अभिभावकों के द्वारा, ताकि वो अपना जो विकास है, उसके जो एक तरीके से आत्मविश्वास है उसके ऊपर आ सके और वो खुद से हर चीज को करने के लिए, मतलब एक तरीके से समाज या सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। फिर हम बात करें आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट होगा कि वो खुद से कामों को करेगा। और बच्चों को क्या दिया जाएगा, और बच्चे को माता पिता भी क्या देंगे, व्यवसायिक प्रशिक्षण देंगे और उन्हें रोजगार के बारे में बताएंगे कि दुनिया में कोई ना कोई काम कर रहा है। तो डिसेबल्ड बच्चों को भी ये बताना है, उन्हें ज्यादा केयरिंग की जरूरत नहीं है, हालांकि कहीं कहीं पे सहायता की ज्यादा जरूरत होती है, तो बच्चे को उस तरीके से सहायता देना, लेकिन अन्य बालकों की तुलना में जो बालक सामान्य है उनसे अलग हटके पोषण या पालन नहीं देना है, हमें उन्हीं की तरह पालन पोषण देना है। लेकिन जहां पे बच्चे को सहायता महसूस होती है वहां पे आप बच्चे की सहायता करेंगे और बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। कुल मिला के उपहास कतई नहीं उड़ाना है, हंसी नहीं उड़ानी है, उसको उस चीज के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित करना है। माता पिता होने के नाते आप कभी भी उसे ऐसा फील नहीं करवाएंगे या हीन महसूस नहीं करवाएंगे जिससे कि वो कभी भी समाज के सामने, सोसाइटी के सामने जाने से डरे या अपनी बात रखने से डरे या इंट्रोवर्ट हो जाए, कल को घर में बैठे, है ना।
वो आगे बढ़ना चाहे, वो खुद से कुछ नया डेवलप करना चाहे, क्योंकि माइंड उसका भी डेवलप ऐसे ही है और उसका भी आईक्यू लेवल हाई हो सकता है। जैसे कि आइंस्टाइन के बारे में बचपन में कहा जाता था कि ये तो कूड़ा है, ये पढ़ नहीं सकते हैं, बन गए तो कि एक महान वैज्ञानिक बन गए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा असक्षम है तो वो अच्छा नहीं कर सकता अपने लाइफ में या बेहतर नहीं कर सकता है। तो हम उसको सक्षम बना सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्रिएट करके। साथ में हम बात करें तो उपकरण की उपलब्धता, यानी हम उन्हें जिस तरीके के उपकरण की सहायता है, जैसे अगर किसी बच्चे को कम सुनाई देता है तो उसे मशीन ला के देंगे, उसको प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। तो इस दिक्कत है तो बच्चे को वो मशीन आती है तो उस तरीके से भी ला के दे सकते हैं, व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे को उपकरण उपलब्ध करवाना, वो जो मशीन्स आती हैं जैसे कि व्हील चेयर ही हो गई, तो बच्चे को उसकी सुविधा के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराना भी किसका काम है, फैमिली का काम है। साथ में हम बात करें शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, जो माता पिता हैं वो ये देखेंगे कि जो समावेशी विद्यालय है उसमें जाके अच्छे से बच्चे को वहां पे सेटल करके आएंगे और लगातार बच्चे की जानकारी लेते रहेंगे और बच्चे को घर में भी सहायता देंगे उसके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। बाद में हम बात करें सुझाव देना, बच्चे को बीच बीच में क्या देना, गाइडेंस देना, निर्देशन देना, उसको बताना कि किस तरीके से उसे अपनी समस्या का समाधान करना है। साथ ही बात करें उचित सुझाव लेना, तो यानी केवल सुझाव देना ही नहीं बच्चे को, बल्कि जो माता पिता हैं उन्हें भी किसी ना किसी के गाइडेंस की जरूरत है। तो जो माता पिता हैं वो जो टीचर्स हैं उनसे, या जो भी इन्वायरमेंट में लोग रहते हैं अपने पड़ोसियों से या आसपास के लोगों से थोड़ी बातचीत या विचार विमर्श करते रहना कि बच्चे को किस तरीके से उचित तरीके से डेवलप किया जा सकता है, इस तरीके का विचार विमर्श करते रहना लगातार, ठीक है ना। फिर बात करें तो उपकरणों का समुचित प्रयोग, यानी जो बच्चे को आपने उपकरण उपलब्ध कराए हैं, जो माता पिता द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, वो बच्चे किस तरीके से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो इसमें भी बच्चे की सहायता करना माता पिता द्वारा। फिर हम बात करें विशेषज्ञों से संपर्क और परामर्श करना, कि अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या किसी तरीके की अन्य समस्या है तो उसमें जो स्पेशलिस्ट है उससे आप संपर्क बना के रखेंगे, उससे लगातार आप क्या करेंगे, गाइडेंस लेते रहेंगे, एक तरीके से परामर्श लेते रहेंगे। तो क्या है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो रुक नहीं सकता है, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे वो सामान्य बच्चा हो। हर तरीके के बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अभिभावक और टीचर को जो क्या है, एक्टिव होना जरूरी है। और एक शिक्षक का भी ये काम होता है कि वो परिवार से कनेक्शन बना के रखे और बच्चे के विकास में अपना पूर्ण सहयोग दे। तो साथ में क्या है, आप क्या करेंगे, अभिभावक जो विशेषज्ञ हैं, जो जिस चीज के भी स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चे को जिस तरीके की समस्या है उसके विशेषज्ञ से आप क्या करेंगे, संपर्क रखेंगे और बीच बीच में सलाह लेते रहेंगे। कुल मिला के जो पेरेंट्स हैं उनको एक्टिव रहना है, विद्यालय जाकर शिक्षकों से बात करनी है या जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेनी है। तो कुल मिला के बच्चे पर ध्यान रखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि आपको उसके नर्चरिंग का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है ना, जिसे कि आप सोसाइटी ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, तो आप सोसाइटी को एक अच्छी चीज डेवलप करके देंगे, है ना। तो आप पूरा ध्यान रखेंगे और इसके लिए माता पिता या अभिभावक का शिक्षित होना या एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम बात करें तो सरकारी सहयोग उपलब्ध करवाना, यानी जो सरकार द्वारा जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं रखी गई हैं माता पिता द्वारा, उन सुविधाओं का लाभ भी बच्चों को दिलवाना माता पिता का ही दायित्व होता है कि बच्चे को वो सुविधाएं बच्चों तक आ सके, पहुंच सके। अब हम बात करें तो विकास जो है वो एक प्रयत्नशील रहना, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट रहना चाहिए, कि जो बच्चे का विकास है वो उचित ढंग से हो, इसके लिए वो हमेशा एक्टिव रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। और जहां से जिस तरीके से उन्हें लगेगा कि बच्चे का विकास हो रहा है और वो चीजें मतलब बच्चे को क्या कर सकती हैं, विकसित करने में मदद कर सकती हैं, तो माता पिता उस चीज के प्रति सक्रिय रहेंगे और हमेशा बच्चे के विकास के लिए कार्य करेंगे। देखिए ये क्या था, हमारा पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट था। जैसे हमने देखा कि जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या भूमिका थी, दायित्व क्या था, उनके क्या एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों को डेवलप करने में। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एक टॉपिक था जिसको हमने समझ लिया है। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।